ये कहानी है सन 2007 के आर्कटिक ओशन की। दुनिया का वो समंदर जो सारा साल बर्फ से ढका रहता है। दुनिया की तारीख में कभी कोई सबमरीन आर्कटिक ओशन की बेस तक यानी समंदर के फ्लोर तक नहीं पहुंची है। और रशिया ये फैसला करता है कि वो दुनिया का पहला मुल्क बनेगा कि जिसकी सबमरीन आर्कटिक ओशन की बेस तक जाएगी। और फाइनली फिर वो दिन आता है। रशिया की सबमरीन 4,261 मीटर्स नीचे यानी 14,000 फुट का फासला तय करती है। बर्फ के नीचे जैसे ही सबमरीन नीचे उतरना शुरू होती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है और एक लम्हा तो ये प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि खतरा होता है कि ये पूरी सबमरीन क्रश होकर रह जाएगी, कि जैसे किसी भी कोला के कैन को आप क्रश करके रख देते हैं। इस सबमरीन में सवार हैं रशिया के पॉलिटिशियन एंड एक्सप्लोरर आर्थर चिलेनग्रोव। और आर्थर चिलेनग्रोव का एक ही टारगेट है। और फाइनली वो लम्हा आता है जब ये सबमरीन आर्कटिक ओशन की बेस पर पहुंचती है। सबमरीन अपना रोबोटिक आर्म ओपन करती है और एक टाइटेनियम से बना हुआ रशिया का झंडा आर्कटिक ओशन की बेस पर इंस्टॉल कर दिया जाता है। जब आर्थर चिलेनग्रोव वापस आते हैं तो मीडिया उनसे सवाल पूछता है कि आप क्या करने गए थे। तो आर्थर कहते हैं कि आज से 1000 साल बाद भी जब कभी दुनिया में कोई आर्कटिक ओशन को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेगा, वो रशिया का झंडा और रशिया की मौजूदगी वहां पर पाएगा। जैसे ये खबर मीडिया की जीनत बनती है, कनाडा के फॉरेन मिनिस्टर चिल्ला उठते हैं और वो कहते हैं कि आर्थर के जमाने में रहते हैं। ये 15वीं सदी नहीं है जहां पर आप झंडा लगाकर किसी भी इलाके पर अपना नाम लिख सकें। लेकिन सवाल यह है कि कनाडा को इसके ऊपर इतनी मिर्चें क्यों लगी? क्या कनाडा वाहिद मुल्क है? हरगिज नहीं। इतनी ही देर में चाइना सामने आ गया और चाइना ने कहा कि आर्कटिक ओशन पर तो हमारा हक है। दुनिया के कई मुल्क खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि चाइना का तो बॉर्डर भी नहीं लगता आर्कटिक ओशन के साथ, तो चाइना का हक कैसे हो सकता है? बात फैलती है और यूनाइटेड स्टेट्स तक जाती है। तो यूनाइटेड स्टेट्स कहता है कि हमारा भी हक है आर्कटिक ओशन पे, और सिर्फ हमारा नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि ग्रीनलैंड भी हमारा हो जाए। और फिर प्रेसिडेंट ट्रंप का बयान आता है कि हम ग्रीनलैंड खरीदना चाहते हैं। अब यहां पर यह सवाल आपके जहन में आएगा कि आर्कटिक ओशन में ऐसा क्या चल रहा है कि सारी दुनिया की नजर इसकी तरफ हो चुकी है। ये तो वो समंदर है जो सारा साल बर्फ से ढका रहता है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि दुनिया में एक ऐसा रीजन मौजूद है जहां पर 90 बिलियन बैरल तेल मौजूद है, जहां पर दुनिया का 30% नेचुरल गैस के रिजर्व्स हैं, जहां पर रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जो टेस्ला की बैटरीज में, आपके स्मार्टफोन में इस्तेमाल होते हैं, तो आपके जहन में फौरन आएगा कि फिर इस खित्ते को लेकर एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल मूव आ सकती है, एक जंग हो सकती है। वो खित्ता है आर्कटिक ओशन। लेकिन मसला यह है कि ये सब कुछ बर्फ के नीचे है और फाइनली बर्फ पिघलना शुरू हो चुकी है। कहानी क्या है, आइए समझते हैं। आर्कटिक सी में आइस तेजी से पिघल रही है और जितनी तेजी से ये पिघल रही है उसका बड़ा रीजन क्लाइमेट चेंज है। और क्लाइमेट चेंज नेचुरल भी है, मैन मेड भी है। और ये मैन मेड होने का एक रीजन और भी है, और वो रीजन ये है कि रशिया के पास वो टेक्नोलॉजी मौजूद है जिससे ये समंदर के अंदर से बर्फ को साफ कर सकते हैं। और ये बड़े बड़े शिप्स की सूरत में आइस ब्रेकर्स हैं। रशिया के पास ये 41 आइस ब्रेकर्स हैं और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास सिर्फ 2 हैं। और जैसे ही आइस हटना शुरू हुई है, समंदर ने अपने खजानों के मुंह खोल दिए और रेस शुरू हो गई है। अब यहां से कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है क्योंकि यूनाइटेड नेशंस मौजूद है। यूनाइटेड नेशंस का लॉ ऑफ द सीज कहता है कि किसी भी मुल्क की कोस्टल लाइन से आगे 200 नॉटिकल माइल्स तक का इलाका उसका है, बाकी इंटरनेशनल वाटर्स हैं। हाँ, लेकिन अगर इस 200 नॉटिकल माइल्स के अंदर समंदर के नीचे कोई ऐसी रेंज है, कोई माउंटेन रेंज है जो आगे तक एक्सटेंड होती है, तो वो भी इसी मुल्क की समझी जाएगी। अब यहां पर सिलसिला ये है कि अब 3 मुल्क खड़े हैं
और चौथा और पांचवा गेम में एंटर करना चाहते हैं, क्योंकि सबको यहां से एक ही चीज चाहिए, और जो चीज इन्हें चाहिए उसका नाम है लोमोनोसोव रिज, एक ऐसा अंडर वाटर माउंटेन रेंज कि जो 1800 किलोमीटर लंबा है। और इतना लंबा है कि यह स्टार्ट होता है साइबेरिया से, नॉर्थ पोल के ऊपर से गुजरती है और कनाडा तक जाती है। इतनी बड़ी माउंटेन रेंज, और इस माउंटेन रेंज के अंदर क्या है? इस माउंटेन रेंज के अंदर बिलियंस ऑफ बैरल्स ऑफ ऑयल मौजूद है, नेचुरल गैस के रिजर्व्स जो दुनिया के 30% हैं वो मौजूद हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स मौजूद हैं। और रेयर अर्थ मिनरल्स की सिग्निफिकेंस क्या है ये ऑलरेडी मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब सिलसिला ये है कि यूनाइटेड नेशंस तो कहता है कि भाई हर मुल्क क्लेम कर सकता है, बताओ किस किस का क्लेम है। रशिया कहता है कि साइबेरियन प्लेट से जुड़ा हुआ है, उसकी एक्सटेंशन है तो ये इलाका मेरा बनता है। दूसरी तरफ है डेनमार्क। डेनमार्क कहता है कि देखें, ग्रीनलैंड एक अलग इलाका है, लेकिन उसकी फॉरेन पॉलिसी मैं चलाता हूं, दुनिया में उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं, तो ग्रीनलैंड तो इस सबके बीच में आता है, लिहाजा ग्रीनलैंड चूंकि मेरा इलाका है, हक ग्रीनलैंड का बनता है। कनाडा कहता है कि रेंज आपकी बढ़ते बढ़ते आती तो मेरे दरवाजे तक है, लिहाजा इस पर मेरा हक है। जियोलॉजिकली देखें तो तीनों ये बात ठीक कह रहे हैं, लेकिन रियलिस्टिकली देखें तो यूनाइटेड नेशंस के अंदर क्लेम सबमिट करने हैं। अब जब सारे मुल्क अपने क्लेम लेकर यूनाइटेड नेशंस में पहुंचे तो यूनाइटेड नेशंस ने एक बात बड़ी क्लियर बता दी सबको कि हमारा काम साइंटिफिक एविडेंस को देखना है, फैसला करना नहीं है। फैसला मुल्कों को आपस में बैठकर ही करना पड़ेगा, और आप भी जानते हैं कि फैसला मुल्क आपस में बैठकर नहीं, तलवार की नोक पर किया करते हैं। अब इस कहानी के अंदर रशिया की एंगेजमेंट क्या है, आइए समझते हैं। रशिया ने आर्कटिक सी को अपना बैकयार्ड समझा हुआ है, और वो टेक्निकली है भी। रशिया के पास 41 आइस ब्रेकर्स हैं, 7 न्यूक्लियर पावर्ड हैं, जबकि अमेरिका के पास सिर्फ 2 हैं। सन 2014 से उन्होंने 50 मिलिट्री बेसिस को रीओपन किया है आर्कटिक में, रेडार सिस्टम इंप्लीमेंट किया है, मिसाइल डिफेंस, और सितंबर 2025 में उन्होंने कमीशन किया है पहला कॉम्बैट आइस ब्रेकर, मतलब एक ऐसा आइस ब्रेकर जो मिसाइल भी फायर कर सके। चिलन ग्रोव ने सही कहा था कि आर्कटिक हैज ऑलवेज बिन रशियन, और जब उसने ये कहा था शायद वो मजाक नहीं कर रहा था, लेकिन यही बात चाइना तक भी पहुंची, और चाइना जो दुनिया के रेयर अर्थ मिनरल्स पर मोनोपोली रखता है, वो इस कहानी से पीछे कैसे हट सकता है। 2018 में चाइना ने डिक्लेयर किया कि वो एक नियर आर्कटिक स्टेट है, हालांकि उनका नियरेस्ट पॉइंट भी 900 मील दूर है। लेकिन चाइना को ज्योग्राफी से क्या लेना, उन्होंने आइस ब्रेकर फ्लीट बनाया जो अमेरिका से ज्यादा है, ग्रीनलैंड में माइनिंग में इन्वेस्ट किया, आर्कटिक रिसर्च स्टेशंस बनाए, और पोलर सिल्क रोड का प्लान बनाया है जो कि शिपिंग रूट्स को कंट्रोल करेगा। 2024 में यूएस कोस्ट गार्ड ने देखा कि चाइना और रशिया वॉरशिप्स इकट्ठे एक्सरसाइज कर रहे हैं बेरिंग सी में। ये चाइना और रशिया की तरफ से अमेरिका के लिए एक वाज़ेह पैगाम था, और वाज़ेह पैगाम देने में अमेरिका पीछे कैसे हट सकता है। अमेरिका दहाइयों से आर्कटिक को इग्नोर करता रहा है, पर अब पैनिक मोड में आ गया है। दिसंबर 2023 में उन्होंने 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर यानी कैलिफोर्निया से बड़ा इलाका क्लेम किया। रशिया ने साथ ही ऑब्जेक्ट कर दिया, और फिर कहानी में ट्विस्ट आता है। कहानी में ट्विस्ट यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स यूएन के उस ट्रीटी का सिग्नेटरी है भी नहीं कि जिसने इन क्लेम्स को सेटल करना होता है, मतलब लीगली यूनाइटेड स्टेट्स इस गेम का हिस्सा नहीं है। तो फिर उन्होंने किया क्या? उन्होंने ग्रीनलैंड मांगना शुरू कर दिया, और फिर आपने प्रेसिडेंट ट्रंप का यह बयान सुना। Well, Greenland, I don't know, it got released somehow. It's just something we talked about. Denmark essentially owns it. We're very good allies with Denmark. We protect Denmark like we protect large portions of the world. So the concept came up, and I said certainly I'd be strategically it's interesting, and we'd be interested, but we'll talk to them a little bit. It's not number one on the burner, I can tell you that. डोनाल्ड ट्रंप ने 2019 में कहा कि हम ग्रीनलैंड खरीदना चाहते हैं,
जिस पर डेनमार्क ने कहा कि ग्रीनलैंड को मैं ओन करता हूं, मैं लेके चलता हूं, अलग इलाका है लेकिन पॉलिसी सारी मेरी होती है और जो बात आप कर रहे हैं ये बड़ी एब्सर्ड बात है। ट्रंप ने क्या किया कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपना डेनमार्क का ट्रिप ही कैंसिल कर दिया। लेकिन क्या कहानी यही खत्म हो गई? हरगिज नहीं। 2025 में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा वी आर गोना गेट ग्रीनलैंड वन वे और अनदर। We need Greenland for national security and even international security. And I think we're going to get it. One way or the other, we're going to get it. और इसके अंदर हम जंग को रूल आउट नहीं करेंगे। अब ग्रीनलैंड की इतनी सिग्निफिकेंस क्यों है? क्योंकि ये आर्कटिक सी के बीचों बीच मौजूद है और इसकी 3 बड़े रीजंस हैं कि हर एक की नजर ग्रीनलैंड पर है, खास तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स की। रीजन नंबर 1 ये है कि रशिया से अमेरिका तक शॉर्टेस्ट मिसाइल पाथ ग्रीनलैंड के ऊपर से गुजरता है। एंड रीजन नंबर 2, 50 बिलियन बैरल ऑयल पोटेंशियली इसके पानियों में है। और रीजन नंबर 3 कि जो रेयर अर्थ मिनरल्स आर्कटिक में मौजूद हैं, जिस पर चाइना आज दुनिया भर में कंट्रोल हासिल करके बैठा है, वो ग्रीनलैंड में भी मौजूद हैं। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ग्रीनलैंड के लोग खुद आज़ादी चाहते हैं डेनमार्क से। और रिसेंटली ग्रीनलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि हम डेनिश नहीं बनना चाहते, डेनमार्क के लोगों की तरह नहीं बनना चाहते, हम अमेरिकन भी नहीं बनना चाहते, हम ग्रीनलैंडिक बनना चाहते हैं। एक इंडिपेंडेंट ग्रीनलैंड इकोनॉमिकली तो वीक होगा लेकिन स्ट्रेटेजिकली बड़ा सिग्निफिकेंट होगा और इतना क्रिटिकल होगा कि दुनिया के सबसे कंटेस्टेड पीस ऑफ लैंड पर यह मौजूद होगा और दुनिया के हर मुल्क को इसकी जरूरत होगी। लेकिन एक बात जो जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट भूल जाते हैं, तारीखदान भूल जाते हैं, कि आर्कटिक सीज के अंदर इस इलाके में इंसान आबाद है और आज से आबाद नहीं है। यहाँ पर ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो हज़ारों सालों से रह रही हैं। इनुइट की कम्युनिटीज़ रहती हैं जो हज़ारों साल से शिकार करते हैं, बर्फ़ उनकी पहचान है, बर्फ़ में वो अपने मकानात बनाते हैं और बर्फ़ के ज़रिए ही पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं। ये कम्युनिटीज़ नहीं चाहती हैं कि यहाँ से रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करें, ये कम्युनिटीज़ नहीं चाहती हैं कि इनका वे ऑफ लाइफ बदले। कभी आपने ये सोचा है कि आपके बुजुर्ग जो गांव छोड़ कर शहरों में आए, शहरों में मुंतकिल हो गए, आपको तो शायद शहर की ज़िंदगी मिली बचपन से, लिहाजा आपको शहर की ज़िंदगी पसंद है, लेकिन जो अपनी सारी ज़िंदगी किसी और तरीके से गुजारते आए और अब किसी और तरीके से गुजारनी पड़ेगी, उनके लिए कितना लर्निंग कर्व है, उन्हें कितनी मुश्किल से गुजरना पड़ेगा। वो शायर कहता था ना कि इस बार जो ईंधन के लिए कट के गिरा है, इस बार जो ईंधन के लिए कट के गिरा है, चिड़ियों को बहुत प्यार था उस बूढ़े शजर से। आज जो 56,000 लोग ग्रीनलैंड में रहते हैं, ये अपना वे ऑफ लाइफ मेंटेन रखना चाहते हैं। पर आपको क्या लगता है कि इनुइट की कम्युनिटी, ग्रीनलैंड के 56,000 लोग जो अपना तर्ज जिंदगी सदियों से मेंटेन करते आ रहे हैं, क्या दुनिया के ये लालची मुल्क जो ग्रीड की खातिर इन रिसोर्सेज पर कब्जा करना चाहते हैं, क्या इनके होते हुए ये कम्युनिटीज अपना तर्ज जिंदगी बरकरार रख पाएंगी? शायद हरगिज नहीं। ये कोल्ड वॉर का गोल्ड रश है जहां पर लालच की बुनियाद पर दुनिया के नक्शे बदले जाते हैं।